जातक के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के समय का निर्धारण दशाओं के माध्यम से किया जाता है। महर्षि पराशर ने 42 प्रकार की दशाओं का वर्णन अपने ग्रंथ बृहत्पाराशर होराशास्त्र में किया है। इन 42 दशाओं में सर्वोत्तम विंशोत्तरी दशा पद्धति है। विंशोत्तरी दशा पद्धति में दशाफल मुख्यतः 4 घटकों से प्रभावित होता है। पहला है दशानाथ जिस भाव में स्थित है, जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव का नैसर्गिक कारक है, उन भावों से संबंधित फल देता है। दूसरा है दशा के फल की शुभाशुभता एवं उसकी मात्रा दशानाथ की राशिगत, भावगत एवं वर्गगत स्थिति, फलाबल आदि पर निर्भर करती है। साथ ही जिन पत्रिका में बन रहे योग भी दशा के शुभाशुभ फलों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है दशा प्रवेश की कुंडली भी दशाफल निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। चौथा है दशा का वाहन भी दशाफलों को प्रभावित करता है। आज इस वीडियो में दशा प्रवेश कुंडली किस प्रकार दशाफल को प्रभावित करती है, इसकी उदाहरण सहित विवेचना करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस तकनीक के अंतर्गत विंशोत्तरी महादशा के आरंभ के समय की कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर उस दशावधि में मिलने वाले फलों का पूर्वाकलन किया जाता है। शंभुरा प्रकाश, जातक तत्व, दशाफल दर्पण आदि ग्रंथों में दशा प्रवेश कुंडली के आधार पर दशावधि में शुभाशुभ फलों का निरूपण किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि जिस समय दशा का आरंभ हो रहा है उस समय को आधार बनाते हुए दशा प्रवेश कुंडली का निर्माण किया जाना चाहिए और उसमें बन रहे योग तथा दशानाथ की स्थिति के आधार पर शुभाशुभ फलों का पूर्वाकलन किया जाना चाहिए। हालांकि आधुनिक विद्वान दशा प्रवेश समय के स्थान पर जिस दिन दशा का प्रवेश हो रहा है उस दिन ठीक जन्म लग्न के अंश तुल्य लग्नोदय के समय के आधार पर दशा प्रवेश कुंडली का निर्माण करते हैं। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक के.एन. राव हैं। इस मत से जिस दिन दशा प्रवेश होता है उस दिन जिस समय पर लग्न जन्म के तुल्य राश्यंश पर लग्न उदित होता है उस समय की कुंडली दशा प्रवेश कुंडली कहलाती है। दशा प्रवेश कुंडली या डीपी चार्ट में महादशानाथ और अंतरदशानाथ की राशि, भावगत आदि स्थिति देखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त केंद्र त्रिकोण में स्थित ग्रहों की उच्च नीच आदि राशिगत स्थिति इत्यादि भी देखनी चाहिए। साथ ही बन रहे योग भी दशाफल को प्रभावित करते हैं। यदि जन्म लग्न की तुलना में दशा प्रवेश कुंडली बेहतर हो तो उस दशावधि में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत स्थिति हो तो खराब परिणाम मिलते हैं। दशा प्रवेश कुंडली उस प्रश्न का बखूबी उत्तर देती है कि कारक ग्रहों से भी कई बार अपेक्षानुरूप शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। फलित ग्रंथों में दशा प्रवेश कुंडली के आधार पर योग बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख योग यहां प्रस्तुत हैं। पहला योग कहता है कि दशा प्रवेश कुंडली में यदि दशानाथ स्वयं उच्चादि राशि में हो अथवा शुभ ग्रहों या मित्र ग्रहों से युत या दृष्ट हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो उसकी दशा अत्यंत शुभ फलदायक होती है। दूसरे योग के अनुसार दशा प्रवेश कुंडली में जितने अधिक ग्रह उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि अथवा शुभ वर्ग में स्थित हो तो वह दशा शुभ फलदायक होती है। यदि सभी ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वह दशा अरिष्टों का नाश करने वाली होती है। तीसरा योग है दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा की शुभ एवं बली स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। यदि चंद्रमा स्वयं या उच्च राशि का हो अथवा सौम्य ग्रहों की राशि में हो तो उस दशावधि में शुभ फलों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत होने पर शुभ फलों में कमी देखी जाती है। इस संबंध में ग्रंथों में कहा गया है कि दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा यदि स्वयं राशि का हो तो वह दशा धन, प्रतिष्ठा और सुख की वृद्धि करती है। यदि चंद्रमा सिंह राशि में हो तो अन्न आदि की वृद्धि होती है। यदि चंद्रमा मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में स्थित हो तो दशावधि के दौरान कलह, विवाद और ऋण की वृद्धि होती है। बुध की राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो तो विद्या, धन और यश की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति की राशि में चंद्रमा स्थित हो तो कृषि से लाभ,
सम्मान, धन एवं सुख आदि की वृद्धि दशाब्दी के दौरान होती है। यदि चंद्रमा शुक्र की राशि में स्थित हो तो सम्मान, यश और धन आदि की वृद्धि होती है। यदि चंद्रमा शनि की राशि मकर या कुंभ में स्थित हो तो सेवा वृद्धि देता है। इसी प्रकार दशाफल दर्पण में कहा गया है कि दशाफल को देने वाला सूर्य है और चंद्रमा उस फल का विस्तार करता है। दशारंभ में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसके अनुरूप फलों का निर्धारण करता है। दशारंभ में यदि चंद्रमा कर्क राशि में हो तो उस दशा में सम्मान की वृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यदि मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में हो तो पत्नी को कष्ट देता है। बुध की राशि मिथुन अथवा कन्या में चंद्रमा स्थित हो तो विद्या, धन, बुद्धि और मित्रों की वृद्धि होती है। दशा प्रवेश कुंडली में यदि चंद्रमा सिंह राशि में हो तो अचल संपत्ति एवं धन संपदा की वृद्धि होती है। यदि चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ अथवा तुला में स्थित हो तो जातक समृद्धिशाली बनता है। यदि दशा प्रवेश कुंडली में मकर अथवा कुंभ राशि में चंद्रमा स्थित हो तो महिला संबंधी विवादों में जातक पड़ता है। बृहस्पति की राशि धनु अथवा मीन में दशा प्रवेश काल में चंद्रमा हो तो सम्मान और सुख की प्राप्ति करवाता है। दशा प्रवेश के समय बलि चंद्रमा ही उस दशा के फल को प्रशस्त करता है। यदि इससे भिन्न स्थिति हो तो चंद्रमा के बल के अनुसार दशाफल का अनुमान करना चाहिए। दशाफल दर्पण में दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी फल बताए गए हैं। कहा गया है कि दशा प्रवेश कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा हो तो दाम्पत्य सुख एवं संतति सुख में वृद्धि और मित्रों से लाभ होता है। चंद्रमा यदि दशा प्रवेश कुंडली में मंगल की राशियों में अष्टम भाव में हो तो रोग आदि की आशंका रहती है, साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये सब दशाब्दी के दौरान होता है। दशा प्रवेश कुंडली में यदि चंद्रमा बुध की राशियों में हो तो दशावधि में एक और जहां वाहन आदि सुख की प्राप्ति होती है तो वहीं विद्या और बुद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही नए और अच्छे मित्र भी मिलते हैं। दशा प्रवेश कुंडली में यदि चंद्रमा गुरु की राशि धनु या मीन में हो तो प्राय सभी क्षेत्रों में अनुकूल फल मिलते हैं, सम्मान और सुख में वृद्धि होती है तथा आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है। शुक्र की राशियों वृषभ या तुला में चंद्रमा दशा प्रवेश कुंडली में स्थित हो तो यह भी शुभ फलदायक होता है और दशाब्दी के दौरान जातक की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती दिखाई देती है, साथ ही आय भी बढ़ती है। दशा प्रवेश कुंडली में यदि चंद्रमा सिंह राशि में हो तो परिवार में विवाद या मतभेद बढ़ने की भी आशंका होती है। हालांकि इस दौरान धन का आगमन होता है तथा संपत्ति की वृद्धि होती है। दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा यदि शनि की राशि में स्थित हो तो मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। एक ओर जहां जातक निर्माण कार्य आदि में व्यस्त होता है तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक रोग एवं कष्ट आदि भी होते हैं तथा परिवार से दूर रहने की परिस्थितियां बनती हैं। कहने का आशय यह है कि दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा बलि एवं सौम्य ग्रह की राशि में स्थित होगा तो उस दशा के दौरान जातक को मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि होती है। वहीं यदि चंद्रमा पाप ग्रहों की राशि में त्रिक भावस्थ हो तो प्रतिकूल फलों की अधिकता हो जाती है। यहां दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा के महत्व को प्राय सभी ग्रंथकारों ने रेखांकित किया है। पांचवा योग है दशा प्रवेश कुंडली में स्वयं दशानाथ की स्थिति भी दशावधि में मिलने वाले फलों को प्रभावित करती है। इस संबंध में कहा गया है कि दशानाथ यदि दशा प्रवेश कुंडली में बली होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में सौम्य ग्रहों के प्रभाव में हो और केंद्रीय से त्रिकोणीय से संबंध बना रहा हो तो उस ग्रह की दशा में शुभ फलों की अधिकता होती है। यदि दशानाथ स्वयं निर्बल होकर दशा प्रवेश कुंडली में त्रिक भावस्थ हो तो वह दशा जन्म कुंडली के अनुसार कितनी भी शुभ फलदायक प्रतीत हो रही हो परंतु व्यवहार में वह शुभ फल देने में समर्थ नहीं होती। छठा योग है चंद्रमा के संबंध में यहां तक कहा गया है कि दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा यदि दशानाथ की मित्र या उच्च राशि में स्थित हो तो उस दशानाथ की दशा शुभ फलदायक होती है। सातवां योग है दशा प्रवेश कुंडली में सर्वाधिक बली ग्रह शुभ वर्ग में स्थित हो। शुभ ग्रहों अथवा मित्र ग्रहों से दृष्ट होकर यदि दशानाथ को देखता हो तो अनिष्ट कारक ग्रह की दशा में भी अनिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। आठवां योग कहता है कि दशा प्रवेश कुंडली में जब शनि और मंगल दोनों किसी एक भाव को देखते हों
तो उस भाव से संबंधित कोई कठिन समस्या दशा के दौरान हो सकती है। नौवें योग के अनुसार दशा प्रवेश कुंडली में चंद्रमा जन्म कालिक राशि या भाव में स्थित है तो वह दशा के दौरान किसी बड़े परिवर्तन और बड़ी समस्या को संकेतित करता है। कई बार वह घातक भी सिद्ध हो सकता है। केंद्राव लिखते हैं कि दशा प्रवेश कुंडली में दशम भाव में शनि की स्थिति अथवा उस पर दृष्टि अथवा दशमेश पर दृष्टि हो तो उस दशा के दौरान राजनीतिक करियर की समाप्ति, यहां तक कि जीवन की समाप्ति की भी आशंका हो सकती है। इस सैद्धांतिक विवेचन के उपरांत आइए कुछ उदाहरणों से इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जन्मपत्रिका में राहु की महादशा 7 अगस्त 1996 को प्रातः 9:18 पर आरंभ हुई थी। राहु की यह दशा 7 अगस्त 2014 तक रही। इसी दशा में वे 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उनका कार्यकाल अंतिम 1-2 वर्षों को छोड़कर सफल कहा जा सकता है। जन्मपत्रिका में राहु तृतीय भावस्थ है, जिसकी दशा करियर में उतनी उन्नतिशाली नहीं प्रतीत होती जितनी कि उन्हें इस दशा में फल प्राप्त हुए। इसे दशा प्रवेश कुंडली से देखा जा सकता है। दशा प्रवेश कुंडली में दशानाथ राहु लग्न में उच्च राशिस्थ है तथा चंद्रमा दशानाथ एवं लग्न से त्रिकोण भाव में उच्च राशिस्थ है। दशा प्रवेश कुंडली में इन योगों के चलते ही उन्हें प्रधानमंत्री जैसा पद प्राप्त हुआ और उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में माना जा सकता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया था कि आधुनिक ज्योतिष में दशा प्रवेश कुंडली उस समय के आधार पर भी बनाई जाती है जिस समय पर विंशोत्तरी दशा के आरंभ वाले दिन लग्न ठीक जन्म लग्न के तुल्य राशिअंश पर होता है। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक केन राव हैं। उदाहरण के लिए किसी जातक का जन्म लग्न मकर राशि में 20 अंश 12 कला 22 विकला पर है और उसकी गुरु की महादशा 10 नवंबर 2024 को आरंभ हुई है तो दशा प्रवेश कुंडली 10 नवंबर को जब मकर लग्न 20 अंश 12 कला 22 विकला पर उदय हो रहा था उस समय के आधार पर बनेगी। इसमें जन्म स्थान को ही आधार लिया जाता है। अब कतिपय उदाहरणों में इस तकनीक को लागू करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्मपत्रिका में धनु लग्न 26 अंश 3 कला पर है। 12 जून 1874 को राहु महादशा का आरंभ हुआ। दशा प्रवेश कुंडली 12 जून 1874 को धनु लग्न के 26 अंश 3 कला के आधार पर निर्मित है। दशा प्रवेश कुंडली में महादशानाथ राहु पंचमस्थ है तथा गुरु कर्म भाव में स्थित है और पंचमेश मंगल से दृष्ट है। राहु महादशा में शुक्र की अंतरदशा में विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था और उसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। महादशानाथ राहु डीपीसी में पंचम भाव में स्थित होकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है तो वहीं अंतरदशानाथ शुक्र एकादशीश होकर राजयोग कारक मंगल एवं बुध के साथ सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तथा अपने उद्देश्य में उन्हें सफल बना रहा है। राहु में अष्टमेश चंद्रमा तथा द्वादशीश मंगल की अंतरदशाओं में विवेकानंद जी ने परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण किया। गुरु महादशा 11 जून 1892 को आरंभ हुई थी। इस महादशा की दशा प्रवेश कुंडली में महादशानाथ शनि दशम भाव में लग्नेश चतुर्थीश गुरु से दृष्ट होकर स्थित है। वहीं अष्टमेश चंद्रमा लग्न में स्थित होकर धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित मामलों में विदेश में सफल कार्य क्षेत्र का संकेत दे रहा है। गुरु महादशा में गुरु की अंतरदशा में ही विवेकानंद जी की शिकागो यात्रा आरंभ हुई थी तथा शुक्र की प्रत्यंतर दशा में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए व्याख्यानों से उन्हें अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त हुई थी। दशा प्रवेश कुंडली में महादशानाथ गुरु गजकेसरी एवं श्रेष्ठ हंस योग बनाकर चतुर्थ भाव में स्थित है तथा शनि के साथ परस्पर दृष्टि से धन योग का निर्माण कर रहा है जो कि दशा के दौरान अपने भाषण कौशल से अर्जित कीर्ति के रूप में फलित हो रहा है। प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र षष्ठी से एकादशी होकर अष्टम भाव में स्थित है
उच्च के पंचमेश मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा है तथा गुरु से दृष्ट है, जो समुद्र पार सफलता एवं कीर्ति को दर्शा रहा है। गुरु में गुरु एवं शनि के अंतरदशा में उन्होंने अमेरिका एवं ब्रिटेन में योग तथा वेदांत की शिक्षा दी और वेदांत समितियां स्थापित की। 4 जुलाई 1902 को गुरु महादशा में शुक्र की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतरदशा के दौरान उन्होंने नश्वर शरीर को छोड़कर ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त किया। दशा प्रवेश कुंडली में प्रत्यंतरदशा नाथ शनि द्वितीय होकर मार्केश है, तो वहीं अंतरदशा नाथ शुक्र षष्ठीय होकर अष्टम भाव में स्थित है तथा मृत्यु का कारण बन रहा है। महर्षि अरविंद की जन्मपत्रिका में जन्म लग्न कर्क राशि में 24° कला पर है। चंद्रमा की महादशा का आरंभ 24 अगस्त 1902 को हुआ था। दशा प्रवेश कुंडली कर्क लग्न में 24° कला दिनांक 24 अगस्त 1902 के आधार पर निर्मित की गई है। दशा प्रवेश कुंडली में महादशानाथ चंद्रमा लग्नेश होकर दशम भाव में है। लग्न में स्थित योग कारक मंगल तथा भाग्येश गुरु के मध्य परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो वहीं लग्नेश चंद्रमा एवं दशमेश मंगल में परस्पर राशि परिवर्तन से द्वितीय राजयोग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा की दशा में श्री अरविंद ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिविधियां आरंभ कर दी थी। सन 1908 में चंद्रमा में बुध की अंतरदशा में अलीपुर षड्यंत्र केस में उन्हें बंदी बनाया गया था। दशा प्रवेश चार्ट में बुध द्वादशेश होकर सूर्य के साथ द्वितीय भाव में युति बनाकर स्थित है। बुध की राशिगत स्थिति जन्मकालिक बुध के समान है, फलतः द्वादशेश के रूप में अधिक अशुभ फल प्रदान करते हुए अलीपुर षड्यंत्र केस में कारागार में जाना पड़ा, परंतु द्वितीय भाव से स्थिति के चलते वहां जो आध्यात्मिक अनुभव अरविंद को हुए, उन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। केतु की अंतरदशा में सन 1910 में योगाभ्यास की ओर उन्मुख हुए। महर्षि अरविंद की राहु महादशा 24 अगस्त 1919 को आरंभ हुई थी। दशा प्रवेश कुंडली में राहु पंचम भाव में स्थित होकर अध्यात्म मार्ग में उन्नति की ओर संकेत कर रहा है। विंशांश में राहु नवम भाव में लग्न विंशांशेष सूर्य एवं केतु के साथ स्थित है और साधना में सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। 24 नवंबर 1926 को महर्षि अरविंद को सिद्धि प्राप्त हुई थी। उस समय राहु में शनि की अंतरदशा थी। अंतरदशा नाथ शनि अष्टमेश होकर दशा प्रवेश चार्ट में द्वितीय भाव में तथा विंशांश में दशम भाव में गुरु से परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हुए स्थित है तथा राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार दशा प्रवेश कुंडली के माध्यम से दशाओं के वास्तविक परिणामों को पूर्वाकलित किया जा सकता है। इस संबंध में ध्यान रखें कि दशा प्रवेश कुंडली जन्म पत्रिका का विकल्प नहीं है, वरन उसकी पूरक है। जन्म कुंडली में जो परिणाम संकेतित हो रहे हैं, उनकी पुष्टि दशा प्रवेश कुंडली से की जा सकती है। हालांकि अभी यह तकनीक अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इस पर आगे और भी काम किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।